तो चलिए आज बात करते हैं लद्दाख के बारे में। आपको पता है लद्दाख जो है काफ़ी दिनों से चर्चा में है और जल भी रहा है ना। तो बात करते हैं कि लद्दाख आखिर क्यों ऐसा कर रहा है, तो क्या कारण है, उनकी क्या मांगे हैं, उन सबको आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो लद्दाख, तो एक बात ध्यान रखना कि लद्दाख में 96 से 97% जो पॉपुलेशन है वो है ट्राइबल जनजाति की, यानी जनजातियों की है, ठीक है। तो उसके बाद में उनकी मांगे क्या है, तो उनकी मांगे भाई साहब हैं कि एक तो हमें स्टेटहुड का दर्जा दो, एक तो हमें चाहिए स्टेटहुड, और दूसरा हमें 6th शेड्यूल के अंदर शामिल करो। ये दो उनकी मांगे हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिर उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा और क्या कारण है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते, और इनके प्रति सरकार का क्या जो भी सुझाव है वो है। तो बात करते हैं कि भाई क्या हुआ। तो देखो, जब आज़ादी हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, तब भारत के सामने एक तो थे जनजाति क्षेत्र और एक थे नॉर्मल, है ना, नॉर्मल पीपल जो भी आम लोग हैं वो। तो जनजातियों में अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनको लेकर उनके संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची को जोड़ा गया था। जैसे कि कानून बनाते हैं कि भाई आप है ना टैटू वाले अगर आर्मी में नहीं जा सकते, एक शादी अगर एक शादी से ज़्यादा करोगे तो फिर आपको कुछ चीज़ों से वंचित किया जा सकता है, लेकिन जनजातियों में तो ये कॉमन थी। तो फिर उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए अलग से, ताकि उनके जो कल्चर है उनको संरक्षण किया जा सके और उनके गवर्नेंस को उनके हिसाब से चलाने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या है। बात करें 5वीं अनुसूची की, इसके अंदर उन जनजातियों के बारे में है जिनका लाइफ स्टाइल अपने जो भी हैं आम लोग हैं उनके बराबर है। जैसे बात करें राजस्थान की जनजातियाँ, अगर राजस्थान की जनजातियों की बात करें तो उनका लाइफ स्टाइल और नॉर्मल बाकी जो पीपल हैं उनका लाइफ स्टाइल बराबर है, कुछ ज़्यादा भिन्नता नहीं है। तो उनके जो कानून हैं, राजस्थान के जनजातियों के कानून हैं, वो नॉर्मली बनाए जा सकते हैं। इसके लिए उनको 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया था। जैसे बात करें राजस्थान के अंदर क्या क्या चल रहा है, तो जैसे माडा चल रहा है ना, प्रोजेक्ट बोल्ड चल रहा है, ट्राइफेड चल रहा है, रुखवाइला कार्यक्रम चल रहा है, रुखवाइला कार्यक्रम तो भी है। तो बात करेंगे भाई, एक तो 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल हो गए, तो 5वीं अनुसूची के अंदर और क्या, तो एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 244(1). इसके अंदर क्या कहा है, इसके अंदर कहा गया है कि भाई असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर बाकी जितने भी देश के जनजाति क्षेत्र हैं, उनका जो गवर्नेंस होगा वो 5वीं अनुसूची के तहत किया जाएगा। ये बात कहाँ कही गई है, तो ये बात कही गई है 244(1) के अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो राज्यपाल को सुझाव देती है कि भैया आप ऐसे ऐसे काम करो। ये बात हो गई 5वीं अनुसूची में। अब और आर्टिकल 244(1) के अंदर अब आता है आर्टिकल 244(2). ये क्या कहता है, ये कहता है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का जो गवर्नेंस होगा वो 6th शेड्यूल के अंदर चलेगा, है ना, 6th शेड्यूल में चलेगा। अब बात करते हैं 6th शेड्यूल, बात हो रही है कि 6th शेड्यूल क्या है, तो बात करते हैं 6th शेड्यूल की, जिसको लेकर अभी सारा ये हंगामा चल रहा है ना। 6th शेड्यूल, देखो 6th शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है संविधान के अंदर, संविधान के अंदर संविधान इतने जो है पावरफुल है इसके अंदर, है ना, इतने अंदर जो भी है वो बात कही गई है। अब इसके लिए तहत वहाँ पर 5वीं अनुसूची के तहत होता था ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन, लेकिन यहाँ पर होता है एडीसी का गठन, यानी कि एडीसी क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने आप में जो है एक मिनी गवर्नमेंट की भूमिका निभाती है। बात करें अगर एडीसी के पावर क्या क्या है, अगर ये बात मान लोगे, भाई समझ जाओगे भाई जो भी है ये क्यों हो रहा है ना। तो एडीसी की बात करें पावर की, तो इसको लीगल राइट मिलते हैं किस पर, एक तो वहाँ की लैंड पर, वाटर पर,
फॉरेस्ट पर और जो भी संसाधन है वहाँ के, उन संसाधनों पर जो भी स्वामित्व है वो पूरा इसकी देख रेख में किया जाएगा। एडीसी को बिना पूछे आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरा ये क्या करती है, दूसरा जो भी अपने सोशल वैल्यूज़ हैं और अपने कल्चर हैं उनको जो संरक्षण के लिए अपना कुछ लॉ भी बना सकती है ना, लॉ भी बना सकती है। ये बात एडीसी कर सकती है। और क्या कर सकती है, और ये टैक्स लगा सकती है वहाँ पर जो भी जैसे घूमने कई बार तो उनको टैक्स लगाती है। अब जो ये मामला है ये वाला, जैसे लद्दाख की ज़मीन को अडानी को दिया गया है, तो कल को भाई कुछ हो सकता है तो फिर ये अडानी को अपने जो भी भूमि है उसको रोक सकती है कि भाई आप जो भी ये काम नहीं कर सकते। तो इसका जो सारा पावर है वो एडीसी के पास जाएगा, इसीलिए 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं वो। और क्या कर सकते हैं, और जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं अपने विकास के कार्यक्रम जो हैं वो चला सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बना दिया, रोड बना दी, जो भी है अपना वो कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक बात यह है कि ये केवल राज्य पर लागू होती है, जो भी राज्य होगा उसको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। और वर्तमान के अंदर आपको पता है ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है इसके अंदर। तो केवल राज्य को ही शामिल किया जा सकता है, इसीलिए लद्दाख वाले राज्य की मांग कर रहे हैं और साथ में 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। अब ये बात तो हो गई। तो इसी को लेकर एक नाम आता है, वो है सोनम वांगचुक का, है ना, सोनम वांगचुक एक्टिविस्ट। तो इनको पहले तो बोला जाता है ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया, ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या क्या मांग रखी है, इनकी मांग क्या क्या है। इनकी मांग सिंपल है, एक तो बोला कि मेरे को लद्दाख को बचाओ, मेरे को लद्दाख को बचाओ, और दूसरा क्या बोला कि नेचर बचाओ, नेचर बचाओ। इनके लिए उन्होंने क्या क्या किया, एक तो भूख हड़ताल की, काफ़ी दिनों तक भूखे रहे थे, और दूसरा लेह से दिल्ली तक जो है पैदल गए थे, लेह से दिल्ली तक पैदल गए थे। लेकिन उनकी जो भी बात है वो नहीं सुनी गई और उनको जो भी है NSA के तहत उनको जेल में डाला गया। और जोधपुर जेल के अंदर ये अभी वर्तमान में जो है जोधपुर जेल के अंदर बंद है, जोधपुर जेल, जहाँ पर काफ़ी जो हाईएस्ट सिक्योरिटी के मामले में तिहाड़ के बाद में सेकंड नंबर पे आती है जोधपुर जेल, तो उसके अंदर ये बंद है। अब बात करते हैं कि भाई अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। बात करें अगर गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या क्या कह रही है और जो भी है भाई कैसे काउंटर करेगी इस चीज़ को। तो गवर्नमेंट सबसे पहले बॉडी है कि हम वहाँ पर आपको लगाएंगे माइनिंग प्रोजेक्ट ऑन जो भी है लद्दाख के अंदर। तो लिथियम का जो है माइनिंग की जाएगी, लिथियम की। आपको पता है लिथियम बैटरी के अंदर काम आता है, तो और सबसे जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट तत्व है आज के ज़माने में। दूसरा उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम आपके लगाएंगे सोलर प्रोजेक्ट, और वो भी कैसे, मेगा और अल्ट्रा साइज के। जैसे अडानी का बंदा है अभी चांगतांग प्रोजेक्ट, जो कि पहले 10 गीगावाट का था, अभी 5 गीगावाट का है। और क्या करेंगे, और लाएंगे साहब कनेक्टिविटी। कौन सी कनेक्टिविटी, एक तो नेट की, मोबाइल और यातायात, जो भी है आप दिल्ली से सीधा जुड़ सकते हैं वहाँ पर। और क्या करेंगे, टनल बनाएंगे, क्योंकि जब स्नोफॉल होती है तो जो भी रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो टनल जो है काम आती हैं। एक वहाँ पर खोल दी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दी है उन्होंने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक बना है सीड बैंक, जहाँ पर जो भी भारत के जो भी पौधे होते हैं उनका सीड यहाँ पर संरक्षण किया गया है। इसरो की ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बनी है, ऑब्जर्वेटरी केंद्र बना है इसरो का। अब ये सब तो बना दिया, तो और गवर्नमेंट ने क्या करी है कि भाई इन सब को बनाने के बाद जो भी पैसा आएगा, पैसा उनको हम यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे होगा क्या, एक तो पॉवर्टी कम होगी, और क्या होगा, हेल्थ बढ़ेगी, क्योंकि हम आपके कुछ प्रोजेक्ट लगाएंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, है ना, रोड बना दिया आपकी, तो जो भी है तो एजुकेशन भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट इसमें गलत नहीं है भाई, जो भी है उसका सही हो रहा है। अब बात करें लद्दाख वालों की क्या प्रॉब्लम है ना, लद्दाख वाले क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई आप ठीक है सोलर प्लांट लगाओ, हम आपको स्वागत करते हैं सोलर प्लांट, लेकिन जैसे कि अडानी का सोलर प्लांट बन रहा है, वो बन रहा है चांगतांग प्रोजेक्ट, चांगतांग सोलर प्रोजेक्ट, जो कि लेकिन पहले ये था 10 गीगावाट का, लेकिन अभी ये 5 गीगावाट का।
अब वर्तमान में 5 गीगावाट कर दिया है। लेकिन लद्दाख में एक जनजाति है जिसका नाम है चांगपा जनजाति, और ये है घुमंतु जनजाति। क्या है घुमंतु? अपनी भेड़ बकरियाँ चराती है और यहाँ से वहाँ घूमकर अपना जीविकोपार्जन करती है। तो जो ये जनजाति है ये भेड़ चराने के लिए कहाँ जाती है? भेड़ चराने के लिए जाती है चांगतांग। और यहाँ पर अब अगर सोलर प्लांट लग गया तो इनको एंट्री बंद हो जाएगी, इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे? तो ये जो जनजाति है जो हज़ारों सालों से अपना जीवन निर्वाह कर रही है सिर्फ घूमते घूमते, उनको एकदम से अगर बेरोजगार कर दोगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनके पास नो एजुकेशन है, ना ही अच्छी एजुकेशन है, ना ही कोई स्किल है जिनसे ये अपना गुजारा कर सके। इसके लिए फिर जो है इस चांगतांग प्रोजेक्ट का जो विरोध हो रहा है। दूसरी बात क्या कहें, उन्होंने कहा कि भाई हमें 6 शेड्यूल के अंदर शामिल करोगे अगर तो एडीसी बनेगी। एडीसी को टैक्स लगाने का अधिकार होता है और टैक्स से जो भी रेवेन्यू आएगा उसको हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर काम में लेंगे। अब ये बात कही गई है, ये भी बात की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात क्या करें कि दूसरी बात ये तीसरी बात करेंगे ये पर्यटन होता है। सिर्फ 2024 के अंदर बात करें, 2024 के अंदर तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है लद्दाख को। लेकिन इसका जो मैक्सिमम पैसा है वो आउट ऑफ लद्दाख चला गया, आउट ऑफ लद्दाख। क्योंकि जो भी कार रेंटल वाले हैं या भी होटल वाले हैं वो सब कौन से हैं? आउट ऑफ लद्दाख वाले हैं। तो जो भी पैसा था 1000 करोड़ रुपए वो सारा का सारा मैक्सिमम बात करें तो वो आउट ऑफ लद्दाख चला गया। तो इसलिए ये बात कर रहे हैं भाई लद्दाख वाला तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। फिर और क्या कहें, और वहाँ पर जियो मार्ट खुल गए हैं, और वहाँ पर जियो मार्ट खुल गए हैं, माने कि बड़े बड़े मेगा मॉल खुल गए। तो फिर ये बोल रहे हैं कि लद्दाख वालों का जो लोकल सामान है, लद्दाख लोकल प्रोडक्ट है वो कौन लेगा, है ना? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई वो तो फिर वो कौन लेगा? अगर आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोल दिए तो फिर वही लेंगे सारे। फिर बात करें अगर ये सब होगा तो फिर पॉल्यूशन भी तो होगा, इससे पिघलेंगे ग्लेशियर। इनका जो नुकसान है वो कौन उठाएगा? वो उठाएगा लद्दाख के लोकल पीपल, है ना? तो ये भी बात यहाँ पर की गई है। तो अब बात करते हैं और क्या होगा? तो फिर और बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान होगा, जैव विविधता जो है, जैव विविधता को भी नुकसान होगा। तो इन सब बातों को लेकर जो है लद्दाख के अंदर जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। लेकिन अब हम बात करें कि भाई आखिर क्यों हमें करना चाहिए विकास, है ना? तो इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लद्दाख है कहाँ पर और लद्दाख की क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो जियो पॉलिटिक्स की जो भी है तर्ज पर देखेंगे, दूसरा देखेंगे जियोग्राफी की तर्ज पर, फिर देखेंगे चाइना के पड़ोस में चाइना है तो चाइना के भी जो भी हैं उसके जो देखेंगे कि आखिर हमें क्यों करना चाहिए, है ना? और फिर ऐसे करके भारत का क्या स्टैंड है, चाइना क्या कर रहा है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करें लद्दाख की, तो जैसे कि ये भारत है और भारत में यहाँ पर है जो वो है लद्दाख, लेह लद्दाख है यहाँ पर, माना कि यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करें अगर तो इसके जस्ट ऊपर है वो है गलवान वैली, यहाँ पर गलवान वैली है। इसके यहाँ पर जो है वो है सियाचिन, जिसको हमने ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान से छीना था, यानी कि जो हमारे था लेकिन पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया तो हमने उसको ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमने वापस लिया था। फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है ये गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित, और यहाँ पर है वो है पीओके, ठीक है। यहाँ पर है अक्षय चीन, जिस पर चीन का अवैध कब्जा है, अक्षय चीन। तो ये सब बातों को लेकर अगर बात करें तो फिर ये, और यहाँ पर जो है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जो है ये यहाँ पर जो लाइन दिख रही है वो है LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इतने बड़े स्ट्रेटजिक पॉइंट पर लद्दाख की उपस्थिति लद्दाख को जियो पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है। इसीलिए भारत का यहाँ पर जो कब्जा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर भी भारत प्रतिबद्ध रहना चाहिए और भारत प्रतिबद्ध है, ठीक है। अब बात करें जैसे कि ये लद्दाख है,
जैसे कि ये यहाँ पर लद्दाख है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर है सियाचिन, इसके ऊपर कौन है, ऊपर है सियाचिन। और यहाँ पर है श्रीनगर, यहाँ पर है श्रीनगर। और यहाँ पर मान लो आप, यहाँ पर है मनाली, यहाँ पर है मनाली। तो इसको जो रोड के माध्यम से इनको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात करें, यहाँ पर दर्रा है जिसको बोलते हैं हम जोजिला दर्रा, है ना, जोजिला दर्रा। यहाँ पर है पास है, उसका नाम है खारदुंगला, खारदुंगला पास। यहाँ पर है रोहतांग। तो इतने बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो जोग्राफिकल कंडीशन की, तो यहाँ पर जो लद्दाख है, लेह लद्दाख है यहाँ पर, तो वो एक जो है अपने आप में भूमिका निभाता है। उसको हम कर्नाटक या राजस्थान या जो भी अन्य देशों की तुलना में नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ उनके पाकिस्तान है और एक तरफ उनके चाइना है। तो कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पर विकास करना ही पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ आवर, है ना। अब बात करेंगे ज्योग्राफी की, बात करेंगे अब ज्योग्राफिकल कंडीशन में लद्दाख की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक तो है ये कोल्ड डेजर्ट, भारत का क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर 3 लाख पॉपुलेशन है, 3 लाख पॉपुलेशन है, जो कि जो भी घनत्व है, निम्न घनत्व में रहती हैं, यहाँ छित्र लोग रहते हैं, है ना। अब बात करें हिस्ट्री ऑफ चाइना। अब चाइना की बात कर लेते हैं कि भाई चाइना ऐसा, अगर चाइना पास में है, आपके पड़ोस में है, तो आपको घबराने की जरूरत तो होती है। अब चाइना क्या कहता है, तो चाइना यहाँ पर एक देखो, जैसे कि ये तो यहाँ पर है चाइना का जिनजियांग प्रांत, ठीक है, यहाँ पर है जिनजियांग प्रांत। वहाँ पर रहते हैं उइगर मुस्लिम, उइगर मुस्लिम। उइगर मुस्लिमों को यहाँ पर चाइना रप्पा रप्पा करके मारता है, ख़त्म करता है। और जितने दुनिया में कहीं भी अत्याचार नहीं होते, उससे ज़्यादा अत्याचार यहाँ पर उइगर मुस्लिमों पर चाइना करता है। और जो पाकिस्तान, जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट की जो है लीडर कहता है, इस्लामिक स्टेट का लीडर, वो भी इस मामले पर चुप है। तो यहाँ पर है जिनजियांग प्रांत। और यहाँ पर आप बात करते हैं, यहाँ पर है तिब्बत। आपको पता है तिब्बत को कैसे चाइना ने कब्जा किया था। तो ये हिस्ट्री रही है चाइना की, तो कि वो अपना क्षेत्र विस्तार करे। दूसरा बात करें भारत के साथ, तो भारत में समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, 29 जून 1954 को, जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य। तो चाइना ने 1962 के अंदर इस पंचशील समझौते को भी धुआं करके ख़त्म किया था। तो जो भी है, तो बात करें अब चाइना का एक मिशन है, मिशन 2049, मिशन 2049 मिशन। इसके में वो क्या कहता है, 3 चीज़ें कहता है। तो कृषि, उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको वो बना चाहता है उद्योग अर्थव्यवस्था पर, उद्योग अर्थव्यवस्था, और इसके वो काम भी कर रहा है, ठीक है। दूसरा वो श्रम डंपिंग, जो भी डंपिंग है, जो अपने सामान को सस्ती कीमतों पर दूसरे देशों के अंदर वो डंप करता है, दूसरे देशों में डंप करता है, ताकि उसके सामान की जो हैं वो ज़्यादा हो जाए, और बाकी कोई भी उसको दूसरे प्रोडक्ट को नहीं ले, और अपने आप में ये इकोनॉमिकली ये दूसरे देशों पर प्रभुत्व जमाने का एक रास्ता है। तीसरी बात करता है वो विस्तार की, अपने जो भी क्षेत्र हैं उसको विस्तार की ये बात चाइना इसके तहत करता है। तो ये 3 चीज़ें करता है। और इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो करता है, एक वर्ड आता है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग यानी कि एक रोटी को बहुत ही टुकड़े टुकड़े करके उसको खाना, है ना, रोटी को थोड़ा थोड़ा करके टुकड़े टुकड़े करके उसको खाना। अब बात करते हैं भाई और क्या क्या करें। तो यहाँ पर अगर मानना ये कि ये चाइना है, ये भारत है, ये यहाँ पर है जिनजियांग प्रांत, यहाँ पर है तिब्बत। तो उसने एक यहाँ पर एक रोड बनाई है जो जिनजियांग प्रांत से चाइना होकर जाती है। उस रोड को इसने नाम दिया है G219, यानी कि ये चाइना का क्या है, ये हाईवे है जो कि भारत के अक्षय चीन से होकर जाता है, अक्षय चीन से होकर जाता है, जो कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। ये अक्षय चीन होकर जाता है।
तो भारत भी क्या कर रहा है, तो भारत कर रहा है यहाँ पर, भारत का क्या स्टैंड है, तो भारत ने एक चलाया है प्रोजेक्ट विजेक। प्रोजेक्ट विजेक जो चला रहा है कौन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और क्या कर रहा है, और साहब लेह से मनाली तक एक रोड बनाई है, हाईवे, काउंटर करने के लिए ना, ताकि जो भी है वो कर सके। और क्या करता है, और एक यहाँ पर आता है दौलत बेग ओडी यानी कि DBO। तो वहाँ पर भी ये जो लेह और DBO को कनेक्ट भारत ने किया है और करने की कोशिश भी हो रही है। इसलिए लद्दाख को कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, ताकि ये जो है अब इसको काउंटर करने के लिए भारत को कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, और भारत इसके लिए कर रहा है ना। और क्या क्या कर रहा है, तो और साहब चाइना, अब अगर बात करें पुल की, तो एक हम देखेंगे चाइना क्या कर रहा है। तो चाइना जो है पेंगोंग त्सो लेक है ना, उस पर पुल बना दिया चाइना ने। पेंगोंग त्सो लेक पर चाइना ने पुल बनाया। अब भारत का क्या स्टैंड है, तो भारत ने भी गलवान झील पर बनाया पुल, गलवान झील पर। और क्या क्या, और श्योक झील पर बनाया पुल, और जो भी नुब्रा वैली है उसको जो है पुल से कनेक्ट किया है, अब ये बात करने के बाद अगर बात करें भारत और क्या क्या कर रहा है, तो और बात करें सुरंगों की। तो सुरंग की अगर बात करें चाइना की पहले, तो जैसे देखो, जब स्नोफॉल होता है तो जो भी पासेज हैं वो ढक जाते हैं, तो इसके लिए हमें सुरंग की आवश्यकता होती है ना, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो 365 दिन तक चलती रहे। तो इसके लिए चाइना ने क्या किया, तो चाइना ने ऑपरेशन है चाइना का G219 के तहत वह 100 से अधिक सुरंगों का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। 100 से अधिक सुरंगों का निर्माण कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा है उसके साथ में, भारत ने भी अपने काउंटर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि अटल सुरंग। इनके बनने के बाद जो है काफ़ी सारे जो हैं लेह और लद्दाख है जो 24 जो वर्ष भर हैं जो बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट रहते हैं। और क्या किया, जोजिला सुरंग बनाई भारत ने, जोजिला सुरंग जो कि 2028 तक पूर्ण हो जाएगी, जो कि 2028 तक जो बनने की पूरी संभावना है उसकी। और क्या क्या, और तो सिंकुला दर्रा बना है, सिंकुला जो है पुल, उस पर भी सुरंग बनाई है, सिंकुला पर सुरंग। अब भारत देखो, भारत 100 से अधिक तो नहीं बना रहा, लेकिन भारत 30 से अधिक सुरंगें निर्माण यहाँ पर कर रहा है। अब बात करें रेलवे की, तो पहले हम बात करेंगे चाइना की, है ना। तो चाइना ने तो भाई साहब लासा को बाकी दुनिया से, जो बाकी चाइना से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन चला दी यहाँ पर, बुलेट ट्रेन। और यहाँ पर हम पागलों की तरह यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों हो रहे हो, कुछ नहीं होता। भारत ने भी कुछ मामला किया, तो भारत ने क्या किया, तो भारत ने बिलासपुर से मनाली तक बिलासपुर को मनाली और लेह से जो है जोड़ने के लिए रेल मार्ग का निर्माण यहाँ पर शुरू कर दिया है, और उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हो फिर, यहाँ पर बुलेट ट्रेन चल गई है। एक आर्मी ऑफिसर है, उनका एक कोट है कि भाई चाइना कैन गो 150 किलोमीटर बैक बट दे कैन रिटर्न विद इन 3 आवर्स। तो चाइना जो है 150 किलोमीटर पीछे जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ 3 घंटे के अंदर वापस भी आ सकता है। तो क्या आपके पास ऐसी कनेक्टिविटी है कि आप ऐसा कर सकते हो? अगर नहीं है तो फिर उसको बनाने की ज़रूरत है ना, ताकि जो अपना लोकेशन है ले उसको बचाया जा सके। अगर हमने उसको पूरा खुला छोड़ दिया तो चाइना क्या करेगा वो आप सबको पता है ना। अब बात करते हैं बॉर्डर सेटलमेंट की। तो बॉर्डर सेटलमेंट चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना साहब ये कर रहा है कि भाई अपना जो भी जिनजियांग प्रांत है
एक बात तो ध्यान हो गया, जिनजियांग, है ना। जिनजियांग प्रांत के पास में उसने, चाइना ने 600 से अधिक जो हैं ऐसे विलेज बसाए हैं जिसके अंदर ड्यूल यूज है। एक तो कौन सा, एक तो सिविल यूज, दूसरा डिफेंस के लिए, एक तो सिविल के लिए और दूसरा डिफेंस के लिए यहाँ पर जो है उसने बचाए। और उसने क्या क्या काम किया, उसने किया 3 चीज़ें बनाई उसको। एक तो उसको विद्युत दिया, गाँवों को सबको क्या दिया, विद्युत। और कैसे दिया, तो सोलर से। दूसरा कनेक्टिविटी, इंटरनेट की, सैटेलाइट की, जो भी सैटेलाइट जो भी फ़ोन होते हैं उसकी। और क्या क्या किया, और यहाँ पर एजुकेशन भी दे रहा है चाइना। हम क्या कर रहे हैं इसके पीछे में, तो हम भी कर रहे हैं, लद्दाख को कनेक्ट कर रहे हैं, लद्दाख को इंटरनेट से कनेक्ट किया हम, और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया 5G चल रहा है अभी। एक तो नेट की, दूसरी मोबाइल की, और तीसरी संचार की, यानी कि जो भी रोड है, जो भी ट्रांसपोर्ट है उसकी हम बात करें। और यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम का नाम है विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यानी कि वी, है ना, मेरे नाम की तरह। तो वी, तो ये प्रोग्राम चल रहा है विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, और हमने काफ़ी चीज़ें लद्दाख के अंदर की है। अब बात करते हैं और क्या क्या किया है, तो और अब बात करते हैं सोलर प्लांट की, है ना। अब बात करते हैं जो मामला हो रहा है सोलर को लेकर, उसके भी हम बात कर लेते हैं। तो चाइना ने यहाँ पर 100 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और जो कि है धरती का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, धरती का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। अब भारत को भी इसके काउंटर के लिए करना पड़ेगा, और सरकारी जो भी कंपनियां हैं उससे तो आज होए न कल होए, है ना, बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ में। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उस तेज़ी से वो उसके हिसाब से वो प्रोग्राम कर सके। इसलिए अडानी को यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया गया था, चांगतांग प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, चांगतांग प्रोजेक्ट, जो कि पहले था 10 गीगावाट का, लेकिन अब है 5 गीगावाट का। विरोध के चलते उसको और कम कर दिया। तो यहाँ पर ये नीड ऑफ आवर है ना, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको ये करना ही पड़ेगा, चाहे वो नेचर को बचाने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो। अगर बात करें विकास वर्सेस पर्यावरणवाद की, तो हमें एक मिडिल पाथ लगा, जो भी है उसको लेते हुए हमें उसका विकास करना ही पड़ेगा। और ले जैसे इंपॉर्टेंट एरिया पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भी ज़्यादा। और कौन कौन सी बात होती है, और एक होता है वाटर बम, यानी कि पानी को एक साथ शामिल करो। जैसा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारत ने बांधों का जो पाकिस्तान के तरफ जा रहे हैं उनको रोका, फिर एकदम से उनको तो जो है खोल दिया। तो पाकिस्तान में पहले सूखा हो गया, फिर बाढ़ आ गई, दोनों में भाईजान मर गए थे। तो अभी बात करें वाटर बम की, तो चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना, बात करें चाइना की, तो एक होता है यारलुंगम सांगपो प्रोजेक्ट, जो कि ब्रह्मपुत्र पर बना है, ब्रह्मपुत्र पर। और ये ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा बांध है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये यारलुंगम सांगपो प्रोजेक्ट है। तो भारत क्या कर रहा है, भारत ने भी किया है, भारत ने क्या किया, तो भारत ने किया है नीमू प्रोजेक्ट, नीमू बजको प्रोजेक्ट भारत ने लॉन्च किया। और क्या किया, और साहब चुकटक हाइड्रो प्रोजेक्ट, चुटक हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब बात करें उद्योग और माइनिंग की, उद्योग और माइनिंग में भी देखो, यहाँ पर अगर बात करें माइनिंग की, तो चाइना ने अक्षय चीन से तो चाइना निकाला सिलिका, यानी कि मिट्टी। और यहाँ पर केटू के पास में एक जगह है, उसका नाम जो भी है, तो केटू के पास में एक जगह है, वहाँ से वो निकाला है वाटर। और इन दोनों को अगर मिला दे, सिलिका और वाटर को मिला दे, तो फिर वो माइक्रो चिप है उनका जो है इंडस्ट्री यहाँ पर तैयार हो गई। माइक्रो चिप की इंडस्ट्री के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, और जो है उसके लिए चाइना ने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। भारत क्या कर रहा है, भारत भी माइनिंग कर रहा है, माइनिंग करेगा लिथियम की, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है भारत, यहाँ पर उद्योग है, पर्यटन भी, तो पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। उसने, भारत ने अभी सीड बैंक वहाँ पर खोला है, सीड बैंक,
इसरो की ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो भी है ऑब्जर्वेटरी कैलेंडर है यहाँ पर इसरो का, वो भी यहाँ पर भारत में खोला है। और यहाँ पर और भी जैसे एड जोन हो गया, इसरो काजरी का एड जोन एक लेह के अंदर भी है। तो ये बात करते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल की बात करें अगर, तो लद्दाख की बात करें अगर, तो लद्दाख है ग्रे जोन के अंदर। कौन सा? ग्रे जोन क्या होता है? जहाँ पर कभी कभी तो युद्ध होता है और कभी कभी शांति होती है, कभी कभी युद्ध, कभी कभी शांति, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं ग्रे जोन, है ना। तो चाइना क्या कर रहा है? तो चाइना जो है ग्रे कोरिएशन की नीति अपना रहा है और उसके तहत वो डायरेक्ट वॉर नहीं करा। अगर गलवान को छोड़ दे तो चाइना ने कभी भी आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं लड़ी, हमेशा वो छुप कर वार करेगा, यहाँ और चीज़ें अपनाएगा। उसके लिए क्या करता है, एक तो साहब वो धमकी देता है, धमकी देना अपने जो भारत के क्षेत्र की भूमि है उसको चाइना जो भी है अपने बताता है कि भाई ये चाइना की भूमि है, ऐसा करता है। इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटने के लिए हमें भारत के बड़ी जोर से भी भारत की ओर से बड़ी तेज़ी से विकास करना होगा। बड़ी तेज़ी से क्या करना होगा? विकास करना होगा। इसके लिए हमें अगर पर्यावरण को नुकसान होता है तो कुछ नुकसान उठाते हुए हमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि लद्दाख जैसे जियो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट क्षेत्र को हम बिना उसके नहीं पा सकते। अगर बात करें, अगर राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट की बात अगर आ गई हो तो फिर पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी पहले तो पेड़ पौधे तो थे, तो वहाँ पर अगर काट कर बने हैं तो फिर आप देख लो ना। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसका विरोध करना जो है आज के जायज़ नहीं है। अगर फिर विरोध कर रहे हो तो आपकी मूर्खता होगी। फिर हमें मत कहना कि भाई आप चाइना जो है मनाली आ गए या दिल्ली आ गए, तो भी हैं उसके हिसाब से। तो ये आज का पूरा हमने मुद्दा इसका जाना है कि कैसे लद्दाख जो है जल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को पूरा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, सरकार क्या स्टैंड मांग रही है और क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें करना। इन सब को मिलकर आज के बाद अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट आपके पास हो तो आपके पास कहने के लिए ये सारे सबूत होंगे। और इसके साथ ही क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।